Hello students, Namaste, hope all of you are well. This is the 9th lecture of class 11, chemistry chapter number 1. In the previous lecture we have discussed about limiting reagent. In this lecture we will discuss specially about gravimetric analysis. Before moving towards the gravimetric analysis, I would like to ask you, what is chemical equation? A chemical reaction which is represented in the form of symbolics, as the reactant and product are arranged in the form of symbols, that is called chemical reaction. All of us know chemical reactions are of two types, balanced and unbalanced. As for example, if I directly say, if we heat potassium chlorate, potassium chloride and oxygen are formed. So it is not a balanced chemical reaction. If it is balanced chemical equation, then we can say that it is really a qualitative and a quantitative equality in the reactant and product side. कहने का मतलब बच्चों, कोई भी chemical reaction को हम लोग जो represent करते हैं, उनका representing style जो है हम लोग reactant और product को, किसी भी reactant और product को जब उसके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये reactants हैं, कोई भी दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर के एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, क्या यह रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है? कैसे हमें पता चलता है? इज इट अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन और अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन? तो ये हमें जब नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द प्रोडक्ट साइड, जब दोनों साइड बराबर हो जाते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि यह रिएक्शन, यह केमिकल रिएक्शन जो है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अगर वह मान लीजिए स्टार्टिंग में आपने रिएक्शन लिखा KClO3 और आपको पता है KClO को हीट करने पर पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है, तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, एक पोटाशियम एक क्लोरीन, एक पोटाशियम एक क्लोरीन, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2, यहाँ पे 3, तो 2 3 या 6 हम लोग जानते हैं, आगे में 2 कर देंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे और आगे में 2 कर देंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह रिएक्शन हमारा क्या है बच्चों? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, इस तरह से हम कह सकते हैं। अब बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होता है तो आपके दिमाग में, वैसे तो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड से ही पढ़ा है कि जब भी हम केमिकल रिएक्शंस को लिखते हैं तो केमिकल रिएक्शंस में जो भी फिजिकल स्टेट हो रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट हम लोगों को किस फॉर्म में ऑब्टेन होना है, प्रोडक्ट का फॉर्म हमारा मास में आएगा, वॉल्यूम में आएगा, वेट में आएगा, किस चीज में आएगा? उसी चीज को है। जैसे ही आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन मिल जाता है तब आप किसी भी केमिकल रिएक्शन का एनालिसिस कर सकते हैं। टू बैलेंस, आफ्टर गेटिंग द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस यू कैन डू ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का मतलब हो गया यहाँ पर स्पेशली ग्रेविमेट्रिक, मेट्रिक का मतलब है मेजरमेंट और एनालिसिस का मतलब, उसका मतलब आप कह सकते हो छान बिखान करना, एनालाइज करना कि वो इक्वेशन में किस चीज की मेट्रिक की आप जो है एनालाइज करोगे। तो ग्रेविमेट्रिक का मतलब हो गया उसका जो वेट है, किस चीज में है, मास में है, वॉल्यूम में है, तो उन सारी चीजों का जो मेजरमेंट का एनालिसिस होगा उसको हम लोग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करेंगे। ये स्पेशली 4 तरह के ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होते हैं। मास एनालिसिस, रिएक्टेंट का भी मास, प्रोडक्ट का भी मास। दूसरा है मास वॉल्यूम एनालिसिस, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट के वॉल्यूम का एनालिसिस। तीसरा है हमारा मोल एनालिसिस, रिएक्टेंट में जो नंबर ऑफ मोल है उसका एनालिसिस और प्रोडक्ट में जो मोल है उसका एनालिसिस। फोर्थ है हमारा वॉल्यूम एनालिसिस, स्पेशली ये केस जब गैसियस स्टेट्स आते हैं, रिएक्टेंट भी आपकी गैसियस है, प्रोडक्ट भी आपकी गैसियस है, तो उस केस में हम लोग वॉल्यूम एनालिसिस। तो चलिए बच्चों एक कंसेप्ट हम लोग बना करके देखते हैं मास एनालिसिस का। यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन लिया, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड को मैंने हीट किया तो पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मिला। हम सब ने देखा कि ये रिएक्शन जो है मेरा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड हमने नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस किया। उसके बाद हम लोगों ने इसके मास का रेशियो निकाला।
जैसे KClO3 का मास का रेशियो और KCl के मास का रेशियो विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ मोल्स। एज फॉर एग्जांपल पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पोटेशियम 1, क्लोरीन KClO3 नॉट Cl3, KClO3 और क्लोरीन का होता है 35.5, ऑक्सीजन का होता है 16। तो 16 3 जा 48 प्लस 35.5 प्लस 39, सबको ऐड कीजिएगा तो 122.5 मिलेगा, जो कि नंबर ऑफ मोल्स 2 है, इसलिए 2 इंटू 122.5। अब आ जाइए पोटेशियम और क्लोरीन का। पोटेशियम का 39, क्लोरीन का 35.5, 39 प्लस 35.5 दैट इज 74.5, नंबर ऑफ मोल्स 2 इंटू 74.5। ऑक्सीजन का 16 होता है, O2 है तो 32 हो जाएगा, और 3 मोल्स है तो 3 इंटू 32, राइट। तो अब आ जाइए बच्चों यहाँ पर जो मास एनालिसिस करोगे, कैसे करोगे? मास ऑफ KClO3 अपॉन मास ऑफ KCl with respect to the number of moles, number of moles 2 into 122.5 upon 2 into 74.5। उसी तरीके से मास बाय वॉल्यूम का कर लीजिए यहाँ पर, मास ऑफ KClO3 अपॉन मास ऑफ O2, मास ऑफ KClO3 2 into 122.5 upon 3 into 32। तो इस तरीके से हम लोग मास बाय मास एनालिसिस कर सकते हैं। उसी तरीके से मास बाय वॉल्यूम एनालिसिस कर सकते हैं, मोल एनालिसिस कर सकते हैं, और वॉल्यूम एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है बच्चों? एनालिसिस का मतलब होता है वी हैव टू डिटेक्ट that either the product is in which state or which form and what we are calculating. So here in this equation we have calculated potassium chlorate mass by mass analysis। कहने का मतलब अगर कोई पूछेगा आपको कि अगर पोटाशियम क्लोरेट कंप्लीटली बर्न होगा तो उसे कितना ग्राम पोटाशियम क्लोराइड, उससे कितना ग्राम पोटाशियम क्लोराइड या फिर ऑक्सीजन निकलेगा, या बर्न कंप्लीटली बर्न होने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, वगैरह वगैरह जो भी क्वेश्चंस को आप फॉर्मेट दे सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि 145 ग्राम ऑफ पोटाशियम क्लोरेट आफ्टर गिविंग द कंप्लीट बर्निंग इट विल गिव यू 149 ग्राम ऑफ पोटाशियम क्लोराइड एंड 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हो गया मास बाय मास एनालिसिस। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन को सबसे पहले आपको क्या कीजिए, बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करने के बाद अगर हमें नहीं दिया हुआ है कि कितना उसका वेट है, तो हम लोग मॉलिक्यूलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल से हम लोग उस मास को रिप्रेजेंट कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर पोटाशियम क्लोरेट के साथ। तो बच्चों ये था हमारा मास बाय मास एनालिसिस। इसी तरीके से मास बाय वॉल्यूम एनालिसिस, मोल बाय मोल एनालिसिस और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एनालिसिस। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज, अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें कि वह केमिकल रिएक्शन किस नेचर का है, कैसे उसके एनालिसिस को हम लोग समझेंगे, क्या करेंगे, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को जस्ट बता रहा हूँ। आप लोग चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं बच्चों, कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न 40 ग्राम ऑफ C2H4 कंप्लीट। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, केमिकल रिएक्शन को लिखोगे C2H4। तो C2H4 कंप्लीटली बर्न, ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्शन कर दीजिए। किसी भी कार्बनिक कंपाउंड, स्पेशली हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं, अगर आप उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। ये रिएक्शन आप लोगों को लर्न कर लेना है। C2H4 plus O2 will give you CO2 plus H2। अब आ जाइए, ये रिएक्शन को चेक करना है, बैलेंस है अनबैलेंस्ड है। तो हमने चेक किया ये रिएक्शन हमारा अनबैलेंस्ड है, तो उसको हम लोगों ने पहले क्या किया, नंबर ऑफ एटम्स देखा। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, उस साइड 3 ऑक्सीजन, 3 2 का एलसीएम 6 होता है, हमने कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में 3O2 कर दिया, राइट हैंड साइड में भी हम लोगों ने 2 2 डाल दिया। तब हमने देखा मोल रेशियो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रेशियो ऑफ इथीन 1, ऑक्सीजन 3, कार्बन डाइऑक्साइड 2 एंड वाटर 2। तो यहाँ पर मोल के जो रेशियो है अलग अलग निकले हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ मोल्स जो होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। C2H4 का अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 2 जा 24 प्लस 4 दैट इज 28,
हमारा गिवन मास है 14 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स को जलाना है हमें, हाफ मोल्स को, 14/28 गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो 14/28 दैट इज इक्वल टू 1/2 मोल। अब यहाँ पर क्वेश्चन में जब हम लोग देखेंगे कि ये जो रिएक्शन हमने बैलेंस किया C2H4 3O2 gives 2CO2 plus 2H2O, तो उसको वर्ड में कैसे लिखेंगे, 1 mole of ethene requires 3 mole of oxygen for complete burning। क्वेश्चन तो जैसे ही हमने रिएक्शन को बैलेंस किया, बैलेंस करने के बाद उसको वर्डिंग इक्वेशन में ऐसे लिखा जा सकता है 1 mole of ethene requires 3 mole of oxygen for burning। therefore हमें कितने मोल्स का निकालना है बच्चों, हाफ मोल का, तो हाफ मोल ऑफ इथेन रिक्वायर्स 3 into हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबशन। अब 3 into हाफ का मतलब हो गया 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अगर इसके मास का आप निकालिएगा तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे 32 हो जाएगा, तो 3/2 into 16 दैट इज इक्वल टू 48 ग्राम। तो क्वेश्चन था हमारा कि 14 ग्राम इथिलीन को कंप्लीट बर्न करने के लिए कितना ऑक्सीजन का मास होगा। सो 14 ग्राम इथिलीन रिक्वायर्स 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट बर्न। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मास बाय मास रेशियो को आप इस तरह से क्वेश्चन के रूप में बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, calculate the weight and volume of hydrogen at STP that will be displaced by 1 gram of zinc when it is completely dissolved in dilute sulfuric acid। तो बच्चों ये क्वेश्चन है हमारा मास बाय मास और मास बाय वॉल्यूम से रिलेटेड। तो आप लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को आंसर्स में अपने नोटबुक में लिख लीजिए और फिर दूसरे क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए बच्चों, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इस टाइप से। सेकेंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेट एंड वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी दैट विल बी डिस्प्लेस्ड बाय 1 ग्राम ऑफ जिंक व्हेन इट इज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, केमिकल रिएक्शन को लिख देना है। अगर वह बैलेंस्ड है या नहीं बैलेंस है तो उसको पहले बैलेंस करना। तो बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ था आपको वेट और वॉल्यूम हाइड्रोजन का कैलकुलेट करना है। अगर 1 ग्राम ऑफ जिंक को हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो यहाँ पे जिंक, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों को डाल दिया, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बना। 1 atom of zinc reacts with 1 molecule of sulfuric acid to give 1 molecule of zinc sulfate and 1 molecule of hydrogen। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर ये 1 ग्राम एटम होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल। यस, तो यहाँ पर 65 ग्राम जो है कितना, 2 ग्राम हाइड्रोजन देगा या नहीं देगा। 2 ग्राम को आप 22.4 डेसीमीटर क्यूब या लीटर लिख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर बच्चों रिएक्शन में सिंस 65.4 ग्राम, जिंक का एटॉमिक मास 65.4 है, तो सिंस 65.4 ग्राम ऑफ जिंक displaces 2 gram of hydrogen, therefore 1 gram of zinc will displace 2 upon 65.4 into 1 gram of hydrogen, which value is 0.0306 gram। तो यहाँ पर 1 ग्राम जिंक जो है 0.0306 ग्राम को 0.0306 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस। अब दूसरा था वॉल्यूम कैलकुलेट करना है आपको। तो सिंस 65.4 ग्राम ऑफ जिंक डिस्प्लेसेस 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी या 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी, तो देयरफॉर 1 ग्राम विल डिस्प्लेस 22.4 upon 65.4 into 1, the value is 0.3425 डेसीमीटर क्यूब ऑन लीटर। तो बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले रिएक्शन को लिख लेना है।
रिएक्शन बैलेंस है या नहीं बैलेंस है उसको चेक करना है। अगर रिएक्शन नहीं बैलेंस होगा तो उसको बैलेंस करेंगे और उसके बाद वैल्यू पुटअप करेंगे, हमारा आंसर। एक और क्वेश्चन को बच्चों हम लोग लेते हैं इसके ऊपर में, थर्ड क्वेश्चन। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 10 मिलीलीटर ऑफ लिक्विड कार्बन डाइसल्फाइड, लिक्विड कार्बन डाइसल्फाइड जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.63 ग्राम है, which is burnt in oxygen. Find the volume of resulting gases measured at standard temperature. क्वेश्चन आपको पहले निकालना पड़ेगा 10 ml ऑफ लिक्विड कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला होता है बच्चों CS2। 1 ग्राम स्पेसिफिक ग्रेविटी पर 2.63 होता है। याद रखना है यहाँ पर 1 मिलीलीटर, ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है बच्चों उसका मतलब हो गया 1 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड का वेट 2.63 ग्राम है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 मिलीलीटर, तो 10 मिलीलीटर कार्बन डाइसल्फाइड का वेट कितना हो जाएगा बच्चों? 10 इंटू 2.63 दैट इज 26.3 ग्राम। अब आपको 26.3 ग्राम कार्बन डाइसल्फाइड कितना वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग गैसेस देगा। तो पहले तो क्वेश्चन को रिएक्शन में आप तब्दील कर दीजिए। कार्बन डाइसल्फाइड को जलाना है तो CS2 प्लस O2 CO2 प्लस SO2। रिएक्शन हमारा अनबैलेंस है तो क्या करेंगे? सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो क्या किया हम लोगों ने देखा कि भाई यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या जो है हमारे रिएक्टेंट साइड में 2 + 2 4 है और यहाँ पर 2 है, और उधर हमने देखा 2 सल्फर भी है। तो भाई अगर सल्फर 2 होगा यहाँ पर तो 2 2 4 और 2 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 3O2 कर दिया, तो 3O2 किया तो CO2 + 2O2। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल दीजिए कार्बन डाइसल्फाइड का। कार्बन का होता है 12, सल्फर का होता है 32। 32 इंटू 2 नंबर ऑफ एटम्स 2 है तो इसीलिए यहाँ पर 2। 12 + 2 इंटू 32 दैट इज इक्वल टू 76 ग्राम। अब यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे निकालना है तो ये हो जाएगा 22.4 लीटर, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स 1 है, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स 2 है। 2 इंटू 22.4 दैट इज इक्वल टू 44.8। 44.8 प्लस 22.4 दैट इज इक्वल टू 67.2 लीटर। तो 76 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड गिव्स 67.2 liters of the mixture of gases. 76 gram of carbon disulfide will give 67.2 gram of mixture of carbon dioxide and sulfur dioxide. So therefore हमने अभी जस्ट निकाला 10 ml में 26.3 ग्राम। तो 26.3 ग्राम कार्बन डाइसल्फाइड कितने ग्राम मिक्सचर ऑफ गैसेस देंगे? तो 26.3 ग्राम जो देगा 67.2 upon 76 into 26.3 which will be equal to 23.26 लीटर। तो बच्चों क्वेश्चन में था हमारा 10 मिलीलीटर ऑफ लिक्विड कार्बन डाइसल्फाइड जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी गई थी, उसको बर्न किया तो कितना वॉल्यूम रिजल्टिंग गैसेस मिलेंगे? तो 23.26 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस विल बी। तो बच्चों इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आपको दे तो बनेगा या नहीं बनेगा? डेफिनेटली बन जाना चाहिए। ये क्वेश्चन जो था स्पेशली हमारा मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम। अब इसके आगे मास बाय मास एनालिसिस हमने किया है, मास बाय वॉल्यूम एनालिसिस हमने किया है। इसके बाद जो है हम लोग कंसंट्रेशन टर्म वर्ड यूज करेंगे। कंसंट्रेशन स्पेशली आएगा सॉल्यूशन में। A solution is a homogeneous mixture of solute and solvent. अब यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके सॉल्यूशन बनेगा। तो दोनों रिएक्टेंट अलग अलग नेचर्स के हो सकते हैं, सेम नेचर के हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन के नेचर्स नहीं है। अगर हमारा रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में होगा, रिएक्टेंट का मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों, अगर सॉलिड स्टेट में है तो प्रोडक्ट भी हमारा सॉलिड स्टेट में आएगा। अगर रिएक्टेंट सॉल्यूट जो है वो सॉलिड स्टेट, सॉल्वेंट हमारा एक्वस स्टेट या लिक्विड स्टेट, सॉल्यूशन भी हमारा एक्वस स्टेट में आएगा। तो इस तरह के जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स होंगे वो हम लोग लेक्चर नंबर 10 में यूज करेंगे। स्पेशली वहाँ पे जो टर्म्स होगा कंसंट्रेशन टर्म्स,
मोलैरिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, मोल फ्रैक्शन। ये 4 चीज हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे वेट बाय वेट परसेंटेज कैसे निकालना है, क्योंकि जब तक आप मोलैरिटी नहीं निकालोगे तब तक ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है W/W परसेंटेज वो नहीं निकलेगा। तो इसीलिए हम लोगों को सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स दैट इज मोलैरिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी और मोल फ्रैक्शन, ये 4 चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे ये 4 चीज का ज्ञान हो जाएगा उसके बाद हम लोग W/W परसेंटेज, W/V परसेंटेज, V/V परसेंटेज एंड पार्ट्स पर मिलियन, ये चारों चीज को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज का जो लेक्चर था इट वाज स्पेशली अबाउट द एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें हम लोगों ने मास बाय मास एनालिसिस, मास बाय वॉल्यूम एनालिसिस, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एनालिसिस एंड मोल बाय मोल एनालिसिस के बारे में सीखा और उससे बेस्ड हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी बनाए। अगर आप लोगों को ये समझने में कुछ भी कठिनाई हुई होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सर मुझे ये नहीं समझ में आया, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आपके सारे डाउट्स उस समय क्लियर हो सके। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस पैंडेमिक सिचुएशन में एजुकेशन का बेनिफिट उठा सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।